नायर वडोदरा 20 नवंबर 2022 शिफ्ट 1, जो कि एग्ज़ाम का कंडक्शन AOM पोस्ट के लिए कराया गया था, असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर। तो इस क्वेश्चन पेपर में जो भी इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन के क्वेश्चन हैं, फाइनेंस रूल सेक्शन के क्वेश्चन हैं, उनको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर जो भी सब्जेक्ट वाइज असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर का जो ए पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो यह क्वेश्चन पेपर है वो आया हुआ। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, मिनिमम नोटिस पीरियड फॉर कोटेशंस। क्वेश्चन आईडी 524, और इसमें पूछा जा रहा है कि कोटेशंस के लिए जो है तो मिनिमम नोटिस पीरियड कितना होगा। ओके, सो इसका आंसर जो होगा वह क्या होगा, 7 days। ओके, द सील्ड कोटेशन फॉर द वर्क शुड नॉर्मली बी इन्वाइटेड विद अ मिनिमम पीरियड ऑफ 7 days, एंड फॉर लेसर पीरियड्स रीजन शुड बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। ओके, तो जो कोटेशन नोटिस है, दैट शुड इंक्लूड व्हाट, नेम एंड प्लेस ऑफ वर्क, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ and period of completion, like in documents should be mentioned। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, रेलवे क्वार्टर कैन बी रिटेन्ड फॉर डैश डैश ऑन नॉर्मल रेंट ऑन ट्रांसफ़र। तो रेलवे क्वार्टर जो है वह मिनिमम 2 मंथ्स तक हम रिटेन कर सकते हैं, ठीक है, ऑन नॉर्मल रेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, व्हाट परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज इज रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन फॉर द रिलीज ऑफ ग्रुप सी। तो ग्रुप सी की नियुक्ति के लिए जो है तो एक्स सर्विसमैन कोटा जैसे बोलते हैं, उसके लिए कितना परसेंटेज आरक्षित है, ठीक है। तो इन जनरल जो है रिजर्वेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज इंक्लूडिंग रेलवेज एंड डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, अगर इनकी बात करें यहाँ पे, तो 10% इज इन all direct recruitment posts up to the level of assistant commandant in the central armed police force। Okay, 10% is in direct recruitment post in group C, and 20% in direct recruitment posts in group D। तो 10% ग्रुप सी के लिए और 20% ग्रुप डी के लिए, तो ये याद रखना है आपको। ओके, सो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेलवे बजट वॉज मर्ज्ड विथ अ जनरल बजट फ्रॉम विच फाइनेंशियल ईयर। तो रेलवे बजट को जनरल बजट के साथ मर्ज कर दिया गया फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2017-18। ओके, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विवेक देवरॉय कमेटी, ठीक है, विवेक देवरॉय कमेटी के रिकमेंडेशन पर, की अनुशंसा पर जो है तो इसे मर्ज कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, अंडर विच रूल्स ऑफ सर्विस कंडक्ट रूल्स, रूल्स मतलब सर्विस कंडक्ट रूल्स है, इस मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी मेंशनड। ठीक है, तो रूल नंबर 18 की अगर बात करें यहाँ पे, तो जो सर्विस कंडक्ट रूल 1966 है,
तो उसमें रूल नंबर 18 जो है वह मूवेबल, इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। ठीक है, तो रूल नंबर 18 विल बी द राइट आंसर। ओके, रूल नंबर 18 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके अलावा अगर हम रूल नंबर 17 की बात करें तो वह इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेप्टनेस के बारे में बताता है। इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेप्टनेस। इसके अलावा 18A एक रूल है जो कि restrictions in relation to acquisition and disposal of immovable property outside India and transaction with foreigners के बारे में बताता है। ठीक है, रूल नंबर 19 जो है वह बेसिकली विंडिकेशन ऑफ एक्ट्स एंड चार्टर ऑफ रेलवे सर्वेंट्स के बारे में बताता है। ये भी आपको याद रखना है। रूल नंबर 22A जो लिखा हुआ है वह प्रोविजन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो 14 साल से कम के बच्चे हैं उनका एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग प्रोहिबिशन है ना। नो रेलवे सर्वेंट शैल एम्प्लॉय टू वर्क एनी चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। ठीक है, तो ये भी रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल में है, रूल 22A। ओके, इसको भी आपको याद रखना है। रूल 22 भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंजम्पशंस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। ठीक है, तो रेलवे सर्वेंट्स के लिए जो है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स और ड्रिंक्स का कंजम्पशंस भी क्या है, एक तरह से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी शैल शुड नॉट बी टेकन केयर ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स। तो ये भी आपको याद रखना है। यह है रूल नंबर 22। ठीक है, 22 में क्या है, टॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स के बारे में, इंटॉक्सिकेटिंग। और इसके अलावा 22A जो है तो उसमें 14 ईयर्स से कम के बालक को अपने घर पे काम के लिए नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेंबर्स इन सिलेक्शन बोर्ड शुड बी एट लीस्ट। सो इसका आंसर होगा मेंबर्स इन सिलेक्शन बोर्ड शुड बी एट लीस्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मॉनिटरी लिमिट ऑफ डायरेक्ट एक्सेप्टेंस विदाउट टेंडर कमेटी इन ओपनिंग ई टेंडर। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सेप्टेंस होगा विदाउट टेंडर कमेटी ओपनिंग ई टेंडर। ई टेंडरिंग के केस में जो है तो अप टू 50 लाख, अप टू 50 लाख तक जो है तो डायरेक्ट एक्सेप्टेंस हो सकता है विदाउट टीसी। So constituting the tender committee is not required for awarding of work up to 50 lakhs by SG or JG or senior scale officer। ठीक है, सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ अवार्डिंग द टेंडर्स, सो देयर बाय एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स विदाउट लॉस ऑफ टाइम। ओके, इसके अलावा टेंडर कमिटी नॉट रिक्वायर्ड अप टू द वैल्यू ऑफ 50 लाख इन विच टेंडरिंग प्रोसेस जो है दैट इज adopted is e-tendering process। ठीक है, that means IREPS and open tender mode only। okay, next question पे हाफ सेट कॉम्प्लीमेंट्री पास। तो हाफ सेट कॉम्प्लीमेंट्री पास की जो वैलिडिटी है वह कितना है पूछा गया है। तो वैलिडिटी ऑफ हाफ सेट यहाँ पे पूछा जा रहा है कॉम्प्लीमेंट्री पास के बारे में। ठीक है, तो इन जनरल जो हमारे प्रिविलेज पास होते हैं तो उनमें अगर हम वैलिडिटी की बात करें तो हाफ सेट ऑफ प्रिविलेज पास शैल बी वैलिड फॉर 3 मंथ्स। ओके, and one set shall be valid for 4 months from the date of issue irrespective of whether the inward journey is for the same direction or any other station। ओके, तो हाफ सेट अगर प्रिविलेज पास है तो 3 मंथ के लिए, और अगर वन सेट है तो वह 4 मंथ के लिए वैलिड होगा।
यह बात हो गई प्रिविलेज पास की। इन सिमिलर पीटीओ शैल बी वैलिड फॉर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो पीटीओ की भी यह बात हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पास की, तो कॉम्प्लीमेंट्री पास के केस में जो है यह वैलिडिटी 5 मंथ्स की होती है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज 5 मंथ्स। Reappropriation of funds from one itemized work to another itemized work is within the powers of। सो रीअप्रोप्रिएशन के बारे में तो हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स के बारे में। तो बेसिकली रीअप्रोप्रिएशंस क्या होता है, इसमें क्या होता है, द ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स बेसिकली क्या होता है, जो कि ओरिजिनली असाइंड फॉर एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट टू सप्लीमेंट द फंड्स सैंक्शंस फॉर अदर ऑब्जेक्ट। ओके, तो जैसे एक ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हमने कोई फंड असाइन कर दिया। ठीक है, तो उस असाइन फंड से हम कुछ फंड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो किसी दूसरे फंड को सप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो इस केस में जो है हमको रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स करना पड़ता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझाता हूँ हर बार, कि जैसे आपके फादर ने आपको 1000 रुपीज़ दिए फॉर गोइंग टू पार्टी समवेयर। ओके, तो जिसमें आपने 300 रुपीज़ का ओला कैब कर लिया, 300 रुपीज़ फूड में एक्सपेंड कर दिए, और 300 जो है बेसिकली सपोज कोई रेंटल फीस वगैरह कुछ भी हो गया, एकोमोडेशंस हो गया, एंड 100 रुपीज़ जो है मिसलिनियस आइटम्स में खर्च हो गए। तो इस तरह से अब इसमें ये हो गया कि सन के पास चॉइसेस है। आपके फादर ने तो दे दिए कि ऐसे ऐसे करके आना है, लेकिन ही हैज़ अ चॉइस। ठीक है, यह ओला ना करके मे बी वो ऑटो से चला गया और कुछ ट्रांसपोर्टेशन में जो कॉस्ट थी वो बचा लिया, और फूड पे ज़्यादा खर्च एक्सपेंस कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फूड हो गया, दीज आर द सब्जेक्ट। ओके, दीज आर द सब्जेक्ट। तो इसी तरह से हमारे यहाँ भी क्या होता है, यहाँ पे आइटमाइज्ड वर्क हैं, तो एक वर्क से दूसरे वर्क में हम जो है तो इसको फंड को सप्लीमेंट करते हैं। तो इसके लिए जो पावर है वह किसके पास होती है, जीएम के पास होती है। जीएम हैज़ द मैजिकल पावर फॉर दिस। सो मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, द होल ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर दैट एज फार एज पॉसिबल फंड्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड आर विड्रॉन फ्रॉम डिसबर्सिंग ऑफिसर्स एज सुन एज इट इज डेफिनेटली नोज दैट दे आर नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रीअप्रोप्रिएशंस कैन नॉट बी डन अगेंस्ट द आउटलैंड ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ वोट ऑन अकाउंट अलॉटमेंट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर मॉनिटरिंग ऑफ हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग आईआर थ्रू मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी, द फॉलोइंग टू सिस्टम्स आर इन प्लेस। देखिए यहाँ पे सो ऑप्शंस है यहाँ पे यूएमआईडी एंड सुविधा। इसके अलावा ऑप्शंस दिए हुए हैं ओसीएमएस एंड आईपीएमडी, ई समीक्षा एंड अर्पण, सीएसपी एंड प्रगति ऐप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ओसीएमएस एंड आईपीएमडी। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओसीएमएस एंड आईपीएमडी बेसिकली ये
एक तरह से मॉनिटरिंग सिस्टम है, मॉनिटरिंग पोर्टल अगर बात करें यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें OCMS का फुल फॉर्म, तो OCMS इज नथिंग बट अ ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, एंड IPMD is nothing but a infrastructure and project monitoring division. Okay, तो IPMD is the project management arm and apex monitoring institution of government of India. Okay, ये बेसिकली जैसे हमारे कुछ की परफॉर्मेंस सेक्टर हैं या कोर सेक्टर हैं, ठीक है। जैसे हो गया पावर सेक्टर, हो गया कोल सेक्टर, हो गया स्टील, हो गया रेलवेज, हो गया शिपिंग एंड पोर्ट्स, हो गया फर्टिलाइजर्स, हो गया पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हो गया सिविल एविएशन, रोड्स, टेलीकम्युनिकेशंस। दीज सेक्टर्स हैव अ लॉट ऑफ, एक तरह से बोले तो इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क जो है तो होता रहता है, डेवलपमेंट चलता रहता है एट अ पैरेलल। तो इन सब को मॉनिटर करने के लिए, जिसमें जो भी सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कॉस्ट मोर देन 150 करोड़ है, ठीक है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे क्या है, OCMS एंड IPMD को डेवलप किया गया है। और मॉस्पी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके रिकॉर्डिंग जो है तो मंथली फ्लैश रिपोर्ट जो भी वर्क हुआ है, उसका मंथली फ्लैश रिपोर्ट ऑन सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट्स जिसका कॉस्ट 150 करोड़ से अबव है, तो उसको निकालता है एवरी मंथ। इसके अलावा डिटेल्ड क्वार्टरली प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट भी आता है एवरी क्वार्टर। तो इससे क्या है कि प्रोजेक्ट कितना डिले चल रहा है, और जितना सैंक्शनड कॉस्ट, जितना सैंक्शनड अमाउंट कर दिया गया है उस पर कितना अमाउंट का काम हो चुका है, तो इन सब की स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट को मिलती रहती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पोर्टल है IPMD, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिवीज़न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, रेलवे सर्वेंट्स विथ नॉट लेस देन डैश डैश ईयर्स ऑफ सर्विस शैल बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंस फॉर द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 years। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइडेंटिफाई द ऑटोनॉमस बॉडीज ऑब्लिक authorities of IR out of the following options. Concor and DFCCIL, Rights and RVNL, Core and IRFC, CRIS and RLDA। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रिस एंड RLDA, ठीक है। दीज आर द ऑटोनॉमस बॉडीज और अथॉरिटीज ऑफ इंडियन रेलवे। ओके, तो क्रिस सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, और RLDO है रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द डिजास्टर रिकवरी साइट फॉर आई पास इज बीइंग प्लान्ड। ओके, आई पास के लिए डिजास्टर रिकवरी साइट की योजना कहाँ बनाई जा रही है। सो डिजास्टर रिकवरी साइट फॉर आई पास इज बीइंग प्लान्ड एट सिकंदराबाद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो डिजास्टर रिकवरी साइट का मतलब क्या हुआ, एक तरह से रिकवरी साइट का मतलब एक तरह से बैकअप। ओके, तो बैकअप अगेंस्ट डिजास्टर, कोई भी डिजास्टर आया तो उसके अगेंस्ट अगर हमको बैकअप तैयार करना होता है, तो फॉर आई पास दैट इज इंडियन पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम, इंडियन रेलवे पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम के अगेंस्ट जो है यहाँ पे बैकअप प्लान किया जा रहा है। तो IRIFM, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट द्वारा जो है तो इसको सिकंदराबाद में तैयार किया जा रहा है।
नेक्स्ट है हाइडिंग ओरिजिनल डाटा विथ मॉडिफाइड कंटेंट। हाइडिंग ओरिजिनल डाटा विथ मॉडिफाइड कंटेंट टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव पर्सनल और कॉमर्शियल डाटा इज कॉल्ड व्हाट। तो ये सभी को पता है आपको। इसको डाटा इनकैप्सुलेशन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, डाटा मास्किंग और डाटा सैनिटाइजेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? डेटा मास्किंग। इट्स आंसर विल बी डेटा मास्किंग। ओके, so hide original data with modified content is called data masking और डेटा ऑफस्केशन। ठीक है, जिसमें एक्चुअल डाटा जो है वह मॉडिफाइड कंटेंट, जैसे सपोज कैरेक्टर और नंबर से क्या हो उसको हाइड कर दिया जाता है या उसका अल्टरनेट वर्जन तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, जिससे भी कोई भी क्लासिफाइड या पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको लीक ना कर पाए कोई इंट्रूडर। हाउ मेनी सेक्शंस आर कवर्ड अंडर आरटीआई एक्ट? तो 31 सेक्शंस हैं, सभी को पता है आरटीआई एक्ट में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 रूल 3A इज रिलेटेड टू। सो आपको एग्जाम के लिए रेलवे कंडक्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार करके ही जाना है। ठीक है, तो रूल 3A यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो बेसिकली 3A किसके रिलेटेड है? प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी के लिए। प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दैट इज प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी। ठीक है, तो नो रेलवे सर्वेंट सेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी एक्ट इन अ डिसकर्टियस मैनर। ओके, तो मतलब आपका जो बिहेवियर है या बात है वो सब चीज़ें क्या है, कर्टियस होनी चाहिए। इसके अलावा अ, दूसरा ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है यह रूल 3B है। रूल 3B इज ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। ओके, और रूल 3C क्या है? दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हेरासमेंट ऑफ वर्किंग वूमेन। तो वर्किंग वूमेन का जो है सेक्सुअल हेरासमेंट उसको प्रोहिबिट करना है। ठीक है, दैट इज रूल नंबर 3C। इसके अलावा रूल नंबर 4 जो है वह बेसिकली एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ रेलवे सर्वेंट्स इन अ कंपनी और फर्म दैट इंजॉइंग अ गवर्नमेंट पैट्रोनेज। ठीक है, तो अपने किसी रिलेटिव को जो है ऐसी फर्म्स जो कि रेलवे के कांटेक्ट में है उस पर एम्प्लॉयमेंट दिलाना, वो भी एक तरह से रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल के अंदर है। ठीक है, इसके अगेंस्ट है। इसके अलावा लिखा है टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स, दैट इज टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस, रूल नंबर 5 है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 6 ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशंस और यूनियंस बाय रेलवे सर्वेंट्स। तो रूल नंबर 6 रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल में इसमें यूनियंस की ज्वाइनिंग के संबंध में। सीनियरिटी इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू ट्रांसफर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स। ठीक है, तो अगर ट्रांसफर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स है तो इस केस में सीनियरिटी अफेक्ट नहीं होती। इट्स अ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, फॉर बेटर मॉनिटरिंग ऑफ बिग रेलवे प्रोजेक्ट्स दे हैव बीन कैटेगराइज्ड एज। सो So supercritical, critical and throughput enhancement projects, high speed safety and heavy haul projects, project with 500 crores, 1000 crores, out of turn projects, urgency based projects, safety works project। तो इसका आंसर क्या होगा? सुपर क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड थ्रूपुट इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट्स। तो सुपर क्रिटिकल दैट मीन्स व्हाट? मेगा प्रोजेक्ट्स, क्रिटिकल बिग प्रोजेक्ट्स एंड थ्रूपुट इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट जो कि एफिशिएंसी को इन्हेंस करे। ठीक है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं इनमें कैटेगराइज करा है। नेक्स्ट है रिटायरमेंट एम्प्लॉय हैज़ टू कंप्लीट डैश डैश लेंथ ऑफ सर्विस फॉर द इशू ऑफ RELHS कार्ड। सो रिटायरिंग एम्प्लॉय हैज़ टू कंप्लीट मिनिमम 20 years of length of service for the issue of RELHS card.
So minimum 20 years of service should be necessary for RELHS identity card, that is retired employees liberalized health scheme. ओके, तो मिनिमम 20 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस जो है वह नेसेसरी है फॉर ज्वाइनिंग दिस स्कीम. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे. सैंक्शन टू द एस्टीमेट इज कंसीडर्ड एज टेक्निकल सैंक्शन इन केस ऑफ. तो टेक्निकल सैंक्शन वह डिटेल्ड एस्टीमेट के केस में माना जाता है. सैंक्शन टू द एस्टीमेट इज कंसीडर्ड एज टेक्निकल सैंक्शन. तो डिटेल्ड एस्टीमेट्स इज द राइट आंसर. ये क्वेश्चन हमने कर रखे हैं पहले भी. विच इज द मोस्ट सैंक्शनड लीव फॉर द मैक्सिमम 5 ईयर. स्टडी लीव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, पैटर्निटी लीव, मैटर्निटी लीव. सीधे आंसर हो जाएगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, दैट इज EOL, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. हाउ मच परसेंटेज ऑफ SC/ST कैंडिडेट्स आर रिजर्व वाइल रिक्रूटमेंट. तो यहाँ पे जो SC/ST का परसेंटेज है, दैट इज व्हाट 15% एंड 7.5% इज द राइट आंसर. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 15% एंड 7.5%. ओके, एंड 27% फॉर OBC. ओके, 10% फॉर EWS. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर क्लासिफाइड एज फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस एक्सेप्ट कंसिस्टेंसी, बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न, अक्रूएल. तो इसका आंसर होगा क्या, बिजनेस एंटिटी. ठीक है, बिजनेस एंटिटी को छोड़ के बाकी जो भी अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, ठीक है, दीज आर द फंडामेंटल, दैट इज कंसिस्टेंसी जैसे बोलते हैं. ठीक है, गोइंग कंसर्न और अक्रूएल, दीज आर द फंडामेंटल अजम्पशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजर्व फंड ऑफ इंडियन रेलवेज एज इन 2019-20. ठीक है, कैपिटल फंड, डेवलपमेंट फंड, रेवेन्यू रिजर्व फंड, RRSK. तो रेवेन्यू रिजर्व फंड इज द राइट आंसर. दिस फंड इज नॉट अ रिजर्व फंड ऑफ इंडियन रेलवे. ओके, ऐसा कोई रेवेन्यू रिजर्व फंड टाइप का कोई फंड नहीं होता रेलवे में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हु इज द सुप्रीम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी. तो सुप्रीम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इफ द एम्प्लॉय हु ऑप्ट्स फॉर हिज सैलरी फिक्सेशन आफ्टर 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन, देन हु इज कैपेबल ऑफ वेविंग द ऑप्शन डिले टू रिफिक्स हिज सैलरी. ओके, if the employee who opts for his salary fixation after 1 month from the date of promotion, then who is capable of waiving the option delay to refix his salary. No one, DRM, GM और रेलवे बोर्ड. तो इसका आंसर होगा नो वन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट इज द कंडीशन टू बी एक्सेप्टेड बाय एप्लीकेंट इन केस ऑफ ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर. तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर के केस में recruitment grades, bottom seniority, recruitment grades and bottom seniority. So option number C is the right answer, that is recruitment grade and bottom seniority. Cost of training is booked to demand number 12. So cost of training is booked to demand number 12, this is true. Okay, बेसिकली डिमांड नंबर 12 क्या है, मिसलिनियस वर्किंग एक्सपेंसेस. तो मिसलिनियस वर्किंग एक्सपेंसेस में जो है कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग आ जाता है. इसके अलावा डिमांड नंबर 13 PF, पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट है. एंड अप्रोप्रिएशन टू फंड्स जो है वह डिमांड नंबर 14 है. ठीक है, डिमांड नंबर 11 है, दैट इज स्टाफ वेलफेयर एंड एम्यूनिटीज.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, फिक्स्ड डिपॉजिट, ओपनिंग स्टॉक, mortgage on land and bank overdraft. So mortgage on land is the right answer. Option number C. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पीरियड फॉर अपील अंडर DAR रूल्स इज डैश डैश, 45 days, 30 days, 15 days, 35 days. तो 45 days इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सपेंडिचर अंडर स्टाफ वेलफेयर एंड एम्यूनिटीज शैल बी चार्ज टू. अभी अपन ने देखा यहाँ पे स्टाफ वेलफेयर एंड एम्यूनिटीज़ के लिए डिमांड नंबर 11, डिमांड नंबर 11 फॉर स्टाफ वेलफेयर एंड एम्यूनिटीज़. मैंने अभी आपको बताया डिमांड नंबर 11 इज नथिंग बट स्टाफ वेलफेयर एंड एम्यूनिटीज़. डिमांड नंबर 9 इज नथिंग बट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन ट्रैफिक. डिमांड नंबर 8 इज नथिंग बट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन रोलिंग स्टॉक. डिमांड नंबर 10 इज नथिंग बट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन फ्यूल. तो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टोटल HLAP क्रेडिटेड फॉर 6 month वर्किंग. तो 6 month के लिए जो LHAP है दैट इज 10 days. ओके, एंड थ्रू द ईयर 20. In case of death of Group A and B officers after completion of 20 years of service, how many sets of pass per year is permissible to the widow? So 1.5 set per year is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ फाइन्स आर डिपॉजिटेड इन विच फंड, स्टाफ बेनिफिट फंड्स, रेवेन्यू रिजर्व फंड्स, रेलवे पेंशन फंड, डेवलपमेंट फंड. तो इसका आंसर क्या होगा, स्टाफ बेनिफिट फंड. स्टाफ बेनिफिट फंड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मच एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन गोज टू NPS, 10% ऑफ बेसिक पे प्लस DA, 20% प्लस बेसिक प्लस DA, 14% बेसिक प्लस DA एंड 15% ऑफ बेसिक प्लस DA. तो यहाँ पे बात हो रही है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की. तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो होता है वह 10% ऑफ बेसिक प्लस DA होता है. ठीक है. और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वह 14% ऑफ सैलरी दैट इज बेसिक प्लस DA होता है. ठीक है. तो 14% ऑफ बेसिक प्लस DA बाय एम्प्लॉयर, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो होता है वह 10% होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू. तो स्पोर्ट्समैन, कोचेस, अंपायर, स्पोर्ट्स एडिटर. तो ये किसको दिया जाता है, कोचेस को दिया जाता है. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. देखिए अब ये जो है तो यहाँ पे GK सेक्शन के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए. तो हम वीडियो को यहीं पे होल्ड करते हैं या समाप्त करते हैं. वीडियो कैसा लगा, वीडियो में दी हुई जानकारी में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो या फिर कोई आंसर भूलवश गलत हो गया हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जो कि अपडेटेड जिससे कि जो बेनिफिट है वो हमारे व्यूअर्स ले पाएँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सुपर थैंक्स ऑप्शन पर क्लिक करके जो है तो आप वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.